तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम वर्धन वंश को देखने वाले हैं। ओके, तो बता दें कि पिछली वीडियो में हमने देखा था गुप्त काल को, यानी कि गुप्त वंश को। और गुप्त वंश में हमने देखा था जो गुप्त वंश का जो आखिरी चरण था, यानी कि आखिरी दौर चल रहा था। तो जो पुष्यभूति जो थे वो गुप्तकालीन शासक सामंत थे। ठीक है, सामंत। तो गुप्त काल जो समाप्त हो गया, यानी कि विनाश हुआ, उसके बाद जो है पुष्यभूति जो है वो अपना एक वंश स्थापित करते हैं, जिनका नाम वो वर्धन वंश देते हैं। ठीक है, तो वर्धन वंश को इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो संस्थापक की बात की जाए तो पुष्यभूति वर्धन ठीक है। गुप्तकालीन क्या थे? सामंत ही न थे। हाँ जी। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है कि राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हरियाणा के थानेश्वर को राजधानी बनाया था। इनका जो शासन काल जो रहा वो बहुत दिनों तक नहीं चलता। इसके बाद जो शासक आते हैं वो थे प्रभाकर वर्मन। कौन थे? प्रभाकर वर्मन। ठीक है, तो प्रभाकर वर्मन के बारे में अब जान लेते हैं। एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, प्रभाकर वर्मन नहीं, वर्धन। कौन? प्रभाकर वर्धन। ओके, तो प्रभाकर वर्धन के बारे में हम जान लेते हैं। तो परम भट्टारक और महाधीराज की उपाधि धारण की थी। कौन? प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, यानी कि इन्हें परम भट्टारक और महाधीराज भी कहा जाता है। यह इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे। जो प्रभाकर वर्मन थे वो सबसे शक्तिशाली शासक थे इस वर्धन वंश में। इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम यशोमती हुआ करता था। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रभाकर वर्मन की 3 संतान थी। कितनी? तो 3। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी? तो 3। पहली संतान का नाम था राजवर्धन, दूसरी हर्षवर्धन और तीसरी राजश्री। राजश्री इनकी पुत्री थी। ठीक है, और राजवर्धन और हर्षवर्धन इनकी पुत्र थे। जो राजश्री थी इनका विवाह हुआ था कनौज के राजा ग्रहवर्मन से। ठीक है, किनसे? तो ग्रहवर्मन से इनका विवाह हुआ था राजश्री का। किससे? तो कनौज के राजा थे ग्रहवर्मन, जिससे राजश्री का विवाह हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो जो मालवा के शासक है देवगुप्त, वो मालवा जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। यहाँ पे हम छोटे से मतलब जो पॉइंट है उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो मालवा के शासक देवगुप्त ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। ठीक है, और राजश्री की हत्या भी, यानी कि राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास करते हैं। कौन? तो देवगुप्त। ठीक है, मालवा के शासक होते हैं। तो राजश्री के पति की हत्या करते हैं, यानी कि ग्रहवर्मन की। ओके, और जो राजश्री है उनकी भी हत्या करने की प्रयास करते हैं, कर नहीं पाते हैं, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। यानी कि यह मानना है कि उनकी भी हत्या करना चाहते थे, जिसके कारण राजश्री जंगल में भाग गई थी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब क्या हुआ कि देवगुप्त तो ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, और उसी के प्रतिशोध लेने के लिए जो राजवर्धन है, यानी कि राजश्री के भाई, उन्होंने क्या किया? देवगुप्त को ही मार दिया। ठीक है, अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। अगले पॉइंट्स क्या है? तो गौड़ शासक, यानी कि बंगाल के शासक शशांक थे। ठीक है, शशांक ने अब वर्धन की हत्या कर दिया। साथ ही साथ इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। शशांक शैव धर्म की अनुयायी था। यानी कि अब क्या होता है कि बंगाल के शासक थे शशांक,
इन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दी। हत्या के साथ साथ ही इन्होंने बोधि वृक्ष जो थी उसे भी कटवा दिया था। यानी कि सबसे पहले तो राजश्री की पति का हत्या हुआ देवगुप्त के द्वारा। फिर देवगुप्त को मार दिया किसने? तो राजवर्धन ने। अब राजवर्धन को भी मार दिया शशांक ने। तो ऐसे हत्या होते जा रही है ना। उसके बाद अगला पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अगला है कि हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। अब शशांक को किसने मार दिया? तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, एक दूसरे के सारे मारते जा रहे हैं ना। अब हर्षवर्धन का शासनकाल देख लेते हैं, क्योंकि जो वो राजवर्धन थे और राजश्री थी, यानी कि राजश्री तो भाग गई थी जंगल में और राजवर्धन की हत्या हो गई। तो अब बचे हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन की शासन करेंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन की शासनकाल को देख लेते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किसे? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को। सॉरी, हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन। मुझसे ना ये क्या मिस्टेक क्या हो रही है कि बार बार मैं वर्धन बोल दे रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। बार बार मुँह से बर्मन ही निकल जा रहा है वर्धन की जगह। अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा कि इसके बाद हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौतियाँ खड़ी हो गई थी। कौन कौन सी? पहली चुनौती तो ये थी कि राजश्री का पता कैसे लगाएं, है ना। दूसरी समस्या ये भी थी कि साम्राज्य को कैसे संभालना है ना। तो 2 चुनौतियाँ खड़ी हो गई थी उस समय इनके सामने। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगा लिया। यानी कि अपनी बहन राजश्री का पता लगा लिया। किसने? हर्षवर्धन ने। किसके सहायता से? तो एक बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम था दिवाकर। बिल्कुल सही। ठीक है, इनके सहायता से इन्होंने अपनी बहन राजश्री का पता लगा लिया। इसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया। ठीक है, इसके बाद जो है वो अपनी राजधानी कहाँ बना लेते हैं? तो कनौज को। ठीक है, थानेसर से कनौज को राजधानी बना लिया और अपने साम्राज्य को संभालने लगे और इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कनौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। जो हर्षवर्धन जो थे ना, वो अपनी बहन राजश्री को बहुत मानते थे। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने स्वयं को कभी राजा घोषित किया ही नहीं कनौज का, बल्कि उन्होंने अपनी बहन का संरक्षक बनकर शासन किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, ये साहित्य प्रेमी जो शासक थे वो थे हर्षवर्धन। इसने 3 पुस्तक की रचना की। 3 पुस्तकों की इन्होंने रचना भी की है। कौन कौन सी है 3 पुस्तकें? तो पहली है कि नागानंद। ठीक है, दूसरी रत्नावली की रचना की है, तीसरी प्रियदर्शिका की रचना इन्होंने ही की है। तो ये तीनों जो पुस्तक है वो प्रमुख है, यानी कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। तो अगला बिंदु देखते हैं। तो अगला बिंदु हमारा ये है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो थे बाणभट्ट। कौन? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। इन्होंने भी 2 पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सी है देख लेते हैं। पहली पुस्तक है कादम्बरी। ठीक है, दूसरी का पुस्तक है हर्षचरित्र।
ये भी दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हर्षवर्धन ने भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बना। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन जो था वो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बना। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र के लिए मथुरा जो था वो सूती वस्त्र का एक केंद्र था। ठीक है, एक और बात बता दें कि हर्षवर्धन, यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हिंदू सम्राट तो थे लेकिन मानते थे बौद्ध धर्म के महायान शाखा को। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर तो हमारा अगला जो बिंदु है उसको हम देख लेते हैं। ओके, तो अगला बिंदु ये बोल रहा है कि हर्षवर्धन के समय चीन का एक यात्री था जो भारत आया था, उसका नाम था हिंगसांग। ठीक है, इसने भारत में कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। और जब यह भारत आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो थे शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। हिंगसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ओके, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया, यानी कि ये पढ़ा भी नालंदा विश्वविद्यालय में और फिर पढ़ाने भी लगा था। ओके, अगला बिंदु है हमारा कि हिंगसांग की विद्वता को देखकर हिंगसांग की जो विद्वता को उसको देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाली महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हिंगसांग को बनाया था। ठीक है, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध भी किया था। ओके, हर्षवर्धन हिंदू तो था लेकिन ये किस शाखा को मानता था? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा को यह मानता था। ठीक है, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि हिंगसांग की रचना। हिंगसांग ने एक रचना की है, यानी कि इसकी पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। हमने पढ़ाया था गुप्त वंश में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी कि उनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था फाहियान। ठीक है, और उसने फो क्यू की नामक पुस्तक की रचना की थी। ओके, हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर जो था वो था कन्नौज, यानी कि उनके समय काल में जो भारत का महत्वपूर्ण शहर था वो कन्नौज बन गया था। इसके समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं, यानी कि हर्षवर्धन के समय काल में ही 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और ये जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत, जो पूरे उत्तर भारत है उसको जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला सका। ओके, हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के जो चालुक्य शासक थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। ठीक है, इसके जानकारी जो है वो ऐहोर अभिलेख से मिलती है। किसकी? ऐहोर अभिलेख। ये कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। ओके, अगला बिंदु की ओर चलते हैं। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वर्धन वंश की पतन हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक जो था वो शून्य की स्थिति में आ गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट जो है महत्वपूर्ण है। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि इस हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो युग है वो पूरी तरह से बदल गया था। ओके, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का
शासन हुआ। तो यशोवर्मन के बारे में हम पिछली वीडियो में आगे वीडियो में हम बताएंगे। ओके, तो हमारा जो वर्धन वंश जो था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और गलती हो भी गई होगी तो अपनी बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।